नमस्कार, आप सभी का क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम सभी कवर करेंगे कि संघीय कार्यपालिका के विषय में। और संघीय कार्यपालिका में आज हम लोग कवर करेंगे भारत के राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में। और ये जो सेशन है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अब तक वनडे एग्जाम में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल या जो है नोट्स आप लोग देखने को पाएंगे। तो चलिए जो है इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं साथियों। कंटिन्यू करने से पहले एक बार जो भी विद्यार्थी इस लाइव सेशन में बने हुए हैं, यदि चाहते हैं तो इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो संघीय कार्यपालिका है, इनका जो मेंशन किया गया है संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक में किया गया है। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं, इन राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में क्या-क्या बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल जो 52 है, इसमें कहा गया है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है साथियों। अब इसी क्रम में यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। और इसी क्रम में यदि देखा जाए साथियों, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं और आप सभी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि प्रश्न है कि भारत में वास्तविक संप्रभु कौन है। और मैं यहाँ पर विकल्प दिया हूँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इन तीनों विकल्प में से आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि साथियों यदि यहाँ पर देखा जाए तो आपसे जो प्रश्न किया गया है वास्तविक संप्रभु के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है, इसमें नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, और वास्तविक संप्रभु पूछा गया है तो वह मंत्रिपरिषद में होगा। अर्थात विकल्प जो तीसरा है साथियों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में आप सभी से डिस्कस करने वाले हैं कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं, इनका इलेक्शन या कहें इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो इनके निर्वाचन का जो उल्लेख किया गया है संविधान के आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 में किया गया है। और आर्टिकल जो 54 है, इसमें कहा गया है साथियों कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाएगा, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। और आर्टिकल जो 55 यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के विषय में बात बताई गई है। अब हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं साथियों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो यहाँ पर आप सब नोट्स को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने आपसे बताया है, लिखा गया है नोट्स में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अर्थात जनता पहले एमपी और एमएलए को चुनती है, फिर यही निर्वाचित लोग ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि जनता ने एमपी और एमएलए को चुना, फिर यही निर्वाचित अर्थात इलेक्टेड लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जो एमपी और एमएलए नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है साथियों। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आप सभी से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों
कि भाई भारत की जो राष्ट्रपति होता है इनके निर्वाचन में कौन कौन से लोग जो हैं भाग ले सकते हैं, कौन कौन से लोग मतदाता हो सकते हैं। यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे। अब देखेंगे आप लोग कि संसद के सभी निर्वाचित एमपी, संसद के सभी निर्वाचित एमपी जो है भाग लेते हैं और राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित एमएलए, राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित एमएलए भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में साथियों। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि ये जो निर्वाचन हो रहा है और निर्वाचन के फलस्वरूप जो है इन मतदाताओं का मूल्य कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि दिया है कि मतदाता मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो एक एमएलए का यदि हमें मतमूल्य ज्ञात करना है, अर्थात एक विधायक का हमें मतमूल्य ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो उस राज्य की कुल जनसंख्या अपान उस राज्य में कुल निर्वाचित एमएलए भागे 1000। यदि शेषफल 500 से अधिक आता है तो भागफल में 1 जोड़ दिया जाएगा। और इसी क्रम में यदि एक एमपी का मतमूल्य निकालना है तो उसका जो फार्मूला होता है सभी राज्यों के एमएलए का मतमूल्य अपान संसद में कुल निर्वाचित सदस्य। अब दोस्तों निर्वाचन कोटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। कुल पड़े वैध मतों की संख्या अपान 2+1, ये क्या है, निर्वाचन कोटा। यदि इस तरीके से आपने देखा कि मान लीजिए कुल पड़े मतों की संख्या कितनी है, 100 है। क्या है, 100 है और इस 100 में हम 2 से भाग देंगे और +1 अर्थात आधे से एक वोट जो अधिक पाएगा वही क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा साथियों। अब इसी क्रम में यहाँ पर आप सब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के परिप्रेक्ष्य में आप सब देखेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट आप सब देख पा रहे हैं कि बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनके चुनाव में द्वितीय वरीयता के मत गिनने की नौबत आई थी। और इसी क्रम में दूसरा पॉइंट देखेंगे कि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुनाव जीते थे। और अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों। इसी क्रम में नेक्स्ट है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायणन जी थे। और इसी क्रम में प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे। यहाँ पे जैन लिखा हुआ थोड़ा सा त्रुटि हुई है, जैल सिंह थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। ये थोड़ा सा पुराना है, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं है इस समय। अब हम इसी क्रम में चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कार्यकाल या पदावधि के विषय में देखा जाए तो इनका जो मेंशन किया गया है संविधान के आर्टिकल 56 में भारत के राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के विषय में बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पदों पर बने रहते हैं। और आर्टिकल जो 57 है इसमें पुनः निर्वाचन की पात्रता के विषय में बताया गया है साथियों। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे आप सभी से योग्यता के विषय में। तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता का उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल 58 में किया गया है। और इसमें क्या क्या योग्यताएं होंगी आप सब देख लेंगे। पहला क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि वह पागल, दिवालिया या सजायाफ्ता ना हो। तीसरा है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और नेक्स्ट है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और इसी क्रम में एक और भी
योग्यता में शामिल किया गया है, जिसके नाम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हों, जिसने निर्वाचन कार्यालय में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा की हो। अर्थात उपर्युक्त में आपने देखा कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की ये क्या है, एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, योग्यता है। अब इसी क्रम में साथियों आर्टिकल जो 59 है, इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के विषय में बात बताई गई है। और आर्टिकल जो 60 है, अनुच्छेद जो 60 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये क्या करता है, अपने पद की शपथ लेता है। इसी क्रम में आर्टिकल जो 61 है, इसमें साथियों महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। अब जो महाभियोग है, इस महाभियोग के प्रस्ताव को कैसे लाया जा सकता है, तो यदि भारत का जो राष्ट्रपति है, इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। अब देखिए पहले किस सदन में ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये प्रस्ताव पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कितने दिन की पूर्व सूचना देनी होगी, भाई महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लाना है तो कितने दिन पहले सूचना देनी होगी, 14 दिन पहले देनी होगी। और 1/4 सदस्यों की उस पर अनुमति होनी चाहिए भाई कि हम आपके ऊपर महाभियोग लाने चल रहे हैं, ठीक है ना। अब बहुमत क्या होना चाहिए, महाभियोग जैसे लाना है किसी के ऊपर तो 2/3 बहुमत से पारित होगा, तभी ये महाभियोग माना जाएगा। और ये महाभियोग जो प्रक्रिया है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये प्रक्रिया कैसी है, आपको यहाँ पर भूलना नहीं है साथियों, ये प्रक्रिया जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्लियर। अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप सब आंसर बताएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाता है। विकल्प है आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 56 है, उपर्युक्त तो दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो आर्टिकल 61 एंड आर्टिकल 56 दोनों विकल्प दिए हैं, तो दोनों उपर्युक्त दिया है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न है जूनियर यूपी टेट का जो जूनियर लेवल का एग्जाम होता है, इसमें पूछा गया था सन 2018 में साथियों। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्रम में देखते हैं कि आर्टिकल जो 62 है, यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर नहीं है, तो उसको पदों का उत्तरदायित्व कौन करेगा, उपराष्ट्रपति संभालता है। पद रिक्त की स्थिति में चुनाव जो है हर हाल में 6 माह के भीतर कराना होगा। और इसी क्रम में यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो वर्तमान में इनका जो वेतन है 5 लाख रुपए इनके वेतन है साथियों। अब हम इसी क्रम में देखते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इनकी कार्य एवं शक्तियां क्या क्या हैं। तो इनकी जो शक्तियां हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सामान्य काल की शक्तियां और दूसरी है संकटकालीन शक्तियां। सामान्य काल की शक्तियों के विषय में देखा जाए तो इसमें पहली शक्ति है प्रशासनिक शक्तियां, राजनैतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, क्षमतान की शक्तियां, विधायी शक्तियां। और संकटकालीन शक्तियों में देखा जाए तो राष्ट्रीय आपात है, आर्टिकल 352 में इनका उल्लेख किया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन है, आर्टिकल 356 में बताया गया है। तीसरा है वित्तीय आपात, आर्टिकल 360 में बताया गया है। इस तरह से आपने यहाँ पे 2 प्रकार की शक्तियाँ हो गई, और इन दोनों शक्तियों को मिलाते हुए एक और इन्हें अधिकार दिया गया है, विवेकाधीन शक्तियाँ। अपने विवेक से राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। पहले स्थित आप सब देख पा रहे होंगे कि त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। त्रिशंकु लोकसभा का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि यदि जब एमपी का चुनाव होता है और उस चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट या पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वह किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बना सकता है। यही क्या है, त्रिशंकु लोकसभा है। अगली बात क्या की गई है, मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजना। क्लियर। अब हम आप सभी से डिस्कस करने वाले हैं साथियों, सामान्य काल की शक्तियां क्या हैं,
पॉइंट पॉइंट आप सब देखते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप करेंगे, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी, या टेलीग्राम चैनल आप सब ज्वाइन कर लेंगे। सामान्यकालीन शक्तियां देखेंगे, इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह से करेगा, ठीक है ना। अब देखिए सामान्यकालीन शक्तियों में पहली शक्तियां हैं राजनीतिक शक्तियां हैं। अब राजनीतिक शक्तियों में क्या क्या है देख पा रहे होंगे आप लोग। इसके अंतर्गत विदेशों से संधि करना, विदेशों में राजदूत को नियुक्त करना आदि आते हैं। विदेशी नीति का संचालन भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन राष्ट्रपति की उपरोक्त शक्तियां संसदीय अनुमोदन के अधीन है। अब इसी क्रम में दूसरी शक्तियां हैं सैन्य शक्तियां। तो इसमें आप सब जान जाएंगे कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। अब इसी क्रम में आप सब देख पा रहे होंगे क्षमादान की शक्तियां। तो क्षमादान की जो शक्तियां हैं इनका उल्लेख आर्टिकल 72 में किया गया है। राष्ट्रपति किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्युदंड या दंड को क्या क्या कर सकता है आप सब देखेंगे। मैं एक जो है डायग्राम के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें पहला क्या है, सजा को समाप्त कर सकता है। दूसरा है सजा को कम कर सकता है। तीसरा है सजा को रोक सकता है। सजा को समाप्त करने का तात्पर्य क्या है कि किसी अपराधी को यदि कोई अपराध सुनाया गया है तो उस अपराध को क्षमा कर सकता है। सजा को कम करने का तात्पर्य क्या है, इसमें दो प्रकार के कंडीशन होते हैं। पहला है लघुकरण कर सकता है, दूसरा है परिहार कर सकता है। लघुकरण का तात्पर्य है कि मृत्युदंड को जीवन कारावास में बदलना, ये क्या है, लघुकरण किया गया है। परिहार का तात्पर्य है कि 10 साल की कठोर सजा को 5 साल की कठोर सजा में बदलना, ये हो जाएगा परिहार हो जाएगा। अब यहीं पर थोड़ा सा समझेंगे लघुकरण क्या होता है। लघुकरण जो होता है इसमें दंड की प्रकृति क्या होती है, बदल रही है। क्यों बदल रही है, क्योंकि भाई मृत्युदंड जो दिया गया था उसको जीवन कारावास में बदल दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं परिहार में दंड की प्रकृति जो है नहीं बदल रही है। क्यों नहीं बदल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था कि कठोर सजा सुनाई गई थी और इस कठोर सजा को कठोर सजा में ही परिवर्तित किया गया है, अर्थात दंड की प्रकृति नहीं बदल रही है। क्लियर। उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसी स्थिति में यहाँ पर हम आपसे बात करने वाले हैं सजा को रोक देने में। आप लोग देख पा रहे होंगे क्या क्या है। इसमें पहला है विराम और दूसरा है प्राविलंबन। विराम किन किन स्थितियों में दिया जा सकता है अपराधी को, यदि गर्भवती महिला की स्थिति में उसकी सजा को विलंबित किया जा सकता है, और शारीरिक अपंगता की स्थिति में। और प्राविलंबन का तात्पर्य यह है कि जब याची ने क्षमा याचना की हो और ऐसी स्थिति में उसकी सजा को रोका जा सकता है। अब हम चलते हैं साथियों, बात करते हैं विधायी शक्तियां क्या है। तो विधायी शक्तियों में देखा जाए तो पहला जो आर्टिकल महत्वपूर्ण है 85 है। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है। और आर्टिकल 87 में बताया गया है कि नई लोकसभा के गठन पर वह दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है। और इसी क्रम में आर्टिकल 123 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें क्या बताया गया है, ऑर्डिनेंस मतलब राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करके क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप सब समझेंगे कि अध्यादेश होता, तो यदि संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो और देश के लिए कानून बनाना आवश्यक हो गया हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। और अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है वह 6 महीने 6 सप्ताह होती है, या कहें 7 महीने 12 दिन होती है। ये जो क्वेश्चन है बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे साथियों। अब हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो भारत शासन
अधिनियम 1935 से इसको लिया गया है। अब हम इसी क्रम में साथियों आप सभी से आगे देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि संकटकालीन जो शक्तियाँ मैंने उपरोक्त में बताया था वो क्या-क्या हैं। तो आपने वहाँ पर देखा ही था कि पहली क्या थी, राष्ट्रीय आपात था, दूसरा राष्ट्रपति शासन था, तीसरा वित्तीय आपात था और आपने आर्टिकल देखा, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय जो आपात है इसको किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति लागू कर सकता है, या यहाँ पर आप लोग देख पा रहे घोषणा की परिस्थितियाँ क्या-क्या हैं। इसमें देखेंगे आप लोग कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। लेकिन पहले जो है आंतरिक अशांति को भी शामिल किया गया था। आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है। क्लियर। अब देखिए राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जा सकता है, यदि किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब वित्तीय आपात कैसे लागू किया जा सकता है, वित्तीय अस्थिरता या दिवालियेपन की स्थिति में वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। अब देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त में जो शक्तियां हैं तो इस नहीं किया जा सकता है, तीनों स्थिति में न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अब देखिए कि अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, मतलब संसद जो है 6-6 माह पर यदि अनुमोदन करती रहे तो इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। क्लियर। इसमें पहला देख रहे हैं राष्ट्रीय आपात की स्थिति में बिना संसदीय अनुमोदन के 1 माह हो सकती है, अनुमोदन होते रहने पर अनिश्चित काल तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखेंगे राष्ट्रपति शासन में क्या है, बिना संसदीय अनुमोदन के 2 माह और अनुमोदन होते रहने पर अधिकतम 3 वर्ष। यानी किस राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लागू हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे 3 ईयर्स हो सकता है, और अनुमोदन हो रहा है तो 2 माह तक। अब इसको देखेंगे वित्तीय आपात, बिना संसदीय अनुमोदन के 2 माह तक, अनुमोदन होते रहने पर अनिश्चित काल तक। बहुत ही बढ़िया। अब हम देखते हैं कि प्रभाव क्या क्या हो सकता है। अब प्रभाव में पहली पॉइंट आप देख पा रहे होंगे साथियों कि राज्य सरकार की सारी शक्तियां केंद्र में निहित की जाती हैं, और दूसरी स्थिति में देख रहे हैं कि राज्य सरकार बर्खास्त की जाती है, और तीसरी स्थिति में केंद्र तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। अब देखेंगे कि मूल अधिकार हमारे जो हैं इस पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपात के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सारे अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार जिसे कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इन दोनों आर्टिकल को छोड़ करके शेष आपके जितने अधिकार हैं सभी को छीना जा सकता है। और यदि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, और वित्तीय आपात की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे फंडामेंटल राइट पर। बहुत ही बढ़िया साथियों। अब हम देखते हैं कि अब तक जो है कितनी बार जो है कब कब लगा हुआ है, ठीक है ना। पहला देख पा रहे होंगे आप तक कि पहली स्थिति में देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लगा हुआ है, तो 3 बार जो है अब तक राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है। पहला बार कब लगा था, 1962 से 1968 के बीच में भारत चीन के बीच जब युद्ध हुआ था। सेकंड बार जो है पोजीशन कब हुआ था, 1971 से 1975 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था, और नेक्स्ट 1975 से 77 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। अब देखिए किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन अब तक अधिकतम कितनी बार लग चुका है, तो भारत के सभी राज्यों में देखा जाए तो अधिकतम 125 बार लग चुका है। लेकिन सबसे पहले पंजाब के पेप्सू नामक स्थान पर लगा था 1951 में, और सबसे अधिक बार देखा जाए तो यूपी और मणिपुर में लगा हुआ है 10-10 बार, और केरल में 9 ही बार लगा हुआ है साथियों। और वित्तीय आपात जो है अब तक देश में एक भी बार नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है अभी ये जो है एक परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था घुमा करके कि भारत में अब तक आर्थिक आपात कितनी बार लगा हुआ है। तो आर्थिक आपात का मतलब यहाँ पर वही होगा, वित्तीय आपात ही होगा। अब हम यहाँ पर जो है राष्ट्रपति से संबंधित अभी आपने जो उपरोक्त में कवर किया, संक्षेप में सारे आर्टिकल को यहाँ पर दोस्तों कवर करते हैं। क्लियर। पहला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 52 है। तो इसमें क्या बताया गया था दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के विषय में बताया गया था, अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और दूसरा देख रहे हैं कि आर्टिकल जो 53 है इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिकी शक्तियों के विषय में बताया गया है। और इसमें आपने देखा था, कहा गया था कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। और आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है? भारत के राष्ट्रपति की चुनाव के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 55 में बताया गया है दोस्तों चुनाव का तरीका क्या होने वाला है। और आर्टिकल 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल या कहें पदावधि के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 57 में पुनः चुनाव के लिए अर्हता के विषय में बताया गया है। और आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 59 में साथियों राष्ट्रपति कार्यालय की दशाओं के विषय में बताया गया है। और आर्टिकल 60 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के विषय में क्या बताया गया है? आर्टिकल 60 में बताया गया है दोस्तों। आर्टिकल 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति को पूर्ति के लिए चुनाव कराने के समय के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 65 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के विषय में बताया गया है। और इसी क्रम में अब हम देखते हैं आर्टिकल 71 में क्या बताया गया है दोस्तों। तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों के विषय में बताया गया है। और आर्टिकल 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की क्षमा दान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफी अथवा कम कर देने के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग के विषय में बताया गया है। और आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 76 में दोस्तों महान्यायवादी के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व के विषय में बताया गया है। आर्टिकल 85 में संसद के सत्रावसान और भंग करने के विषय में बताया गया है। 111 में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। 112 में संघीय बजट के विषय में बताया गया है। और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति के विषय में बताया गया है दोस्तों। उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक बार हम देख लेते हैं कि भारत में अब तक राष्ट्रपति जो रहे कौन कौन रहे हैं। तो 1952 में पहली बार जो है भारत के राष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव हुआ था। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार ये राष्ट्रपति हुए थे। और इन्हें मत कितना प्राप्त हुआ था आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, 83.81% हुआ था। और इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो थे KT शाह जी थे। क्लियर। और 1957 में फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति बने थे। और इसके बाद आप क्रम से आप सब देख भी पा रहे होंगे ऐसे ऐसे सब राष्ट्रपति हुए थे। और मैंने यहाँ पे आपको सब पहले भी बता दिया है पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को। और आज का ये जो सेशन है साथियों यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का यह सेशन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। और यदि ये सेशन आपको महत्वपूर्ण लगता है साथियों तो आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।